मैं सिर्फ 15 साल की थी और गलियों में अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ खेलती थी। लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत तंग थीं। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही मेरी शादी करके मुझे इटली भेज दिया। मेरे पति ने मुझे वहाँ एक इटालियन को बेच दिया। वो लोग मुझे कोठे पर ले गए और वहाँ पर मेरा सौदा कर दिया। लेकिन मैं खुशकिस्मत थी कि मैं वहाँ से भाग निकली। इटली में मुझे एक हिंदुस्तानी आदमी मिला। वो मुझे अपने घर ले गया और अपने घर में मुझे पनाह दी और एक दिन उसने मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन शादी के बाद वो मुझे जिस जगह पर ले गया उस जगह को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो जगह तो मेरा नाम पायल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे शुरू से ही गली में बच्चों के साथ खेलने का बहुत शौक था। मेरा कोई अपना सगा भाई बहन नहीं था, इसलिए मेरा दिल घर पर कम ही लगता था। कुछ मेरी माँ का ध्यान भी मुझ पर कम था, मगर मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होती थी। मैं दोपहर से शाम ढले तक गली के आवारा बच्चों के साथ खेलने में समय गुजार देती थी। चिलचिलाती धूप में नंगे पांव गलियों में घूमती फिरती रहती थी। उन्हीं गलियों में दौड़ते भागते मेरे कद के साथ साथ मेरी उम्र भी बढ़ने लगी थी और मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ था। मैं अभी भी बचपन में जी रही थी। हालांकि मैंने बचपन से निकलकर लड़कपन में कदम रख दिया था, लेकिन अब भी बचपना मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और 16वें साल में कदम रख दिया था। मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी कद में मुझसे ऊंचे होने लगे थे, लेकिन मेरी लापरवाही वैसी की वैसी ही थी। ना मुझे अपने कपड़ों का होश रहता और ना ही इस बात की परवाह कि मेरा अब इन लोगों के साथ खेलकूद करना सही नहीं है। मेरी माँ मेरी इस आदत से बहुत तंग थीं। वो मुझे हर तरह से समझा समझा कर थक चुकी थीं। प्यार से गुस्से से मार कर हर तरीका उन्होंने आजमा लिया था, लेकिन मेरे कान पर जूं भी नहीं रेंगती थी। जब माँ मुझे गुस्सा करती उस समय मैं चुपचाप अपनी माँ का गुस्सा सहती रहती, लेकिन जैसे ही माँ का गुस्सा कम होता मैं आंख बचाकर फिर से बाहर भाग जाती। और वही मेरी शरारतें होती थीं और वही गली मोहल्ले के मेरे आवारा दोस्त होते थे। खेलते खेलते जब शाम हो जाती तो मेरी माँ मुझे ढूंढते ढूंढते गली में आती थीं, क्योंकि मैं उन्हें धोखा देकर आती थी। उन्हें लगता था कि मैं कमरे में बैठी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन जब उन्हें पता लगता कि मैं कमरे में नहीं हूँ, अपने आवारा दोस्तों के साथ निकल चुकी हूँ, तो वो मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ती थीं और मेरा कान पकड़कर मुझे घर के अंदर ले जाती। वो मेरी इस आदत से बहुत तंग आ चुकी थीं। मुझे बार बार समझाती कि शर्म कर पायल, कितना ऊंचा लंबा कद निकाल लिया है, फिर भी तेरी अक्ल घुटनों में है। कब तुझे समझ आएगी कि अब तू सियानी हो गई है, घर बैठा कर। और इतना ही तुझे शौक है खेलने कूदने का तो अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ खेला कर। ये क्या कि तू गली के आवारा लड़कों के साथ कभी क्रिकेट खेल रही है तो कभी उनके पीछे भाग दौड़ कर रही है। लेकिन अम्मा की डांट का असर ना मुझ पर पहले कभी हुआ था और ना ही होने वाला था। अब भी जब मेरा मन होता दोपहर को खेलने निकल जाती, कभी बैट बॉल, कभी फुटबॉल, कभी पकड़म पकड़ाई। मैं लड़कों के साथ ही खेला करती थी, लेकिन अब मेरे साथ खेलने वाले लड़कों की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थीं। वो खेल के दौरान मेरे साथ उल्टी सीधी छेड़छाड़ कर जाते, जिस पर मैं बदहवास और परेशान हो जाती और जल्दी से घबराकर घर वापस आ जाती। कुछ देर के लिए तो मुझे ये सब हरकतें उन लोगों की बुरी लगती थीं। मैं सोचने लगती कि अब मैं उन लोगों के साथ नहीं खेलूंगी, लेकिन अगले ही दिन फिर से गली का कोई लड़का मुझे बुलाने आ जाता और मैं फिर उनके साथ गली में खेलने चली जाती। एक बार मैं सड़क पर खेल रही थी जब एक टैक्सी हमारे घर के सामने खड़ी हुई थी। उसमें से एक औरत और एक आदमी बाहर निकले थे। उनके साथ एक 24-25 साल का लड़का भी था, जो मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और ना ही मैं उन्हें जानती थी, इसलिए मिट्टी से सने हाथ और पैरों से उनके पास चली आई। इस वक्त मेरा हुलिया बहुत ही खराब था। मेरे कपड़ों पर भी मिट्टी लगी हुई थी और मेरा टॉप, जो कि कंधे से मेरे एक दोस्त ने खींचकर फाड़ दिया था, वो अब कंधे से नीचे लटक रहा था। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी इस बात की। उस लड़के ने मेरे ऊपर एक बहुत ही नापसंदीदा सी नज़र डालकर फौरन से हटा ली। वो औरत भी मुझे नाक भौं चढ़ाए सर से पांव तक देखने लगी। तीनों लोग ही अपने पहनावे से बड़े ही अमीर लग रहे थे। उस आदमी ने टैक्सी ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। वो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी की डिक्की से अटैची निकालने लगा। मैंने ये सब देखकर हैरत से कहा, कौन हैं आप लोग और मेरे घर किससे मिलना है? मेरी बात सुनकर उनके साथ आए आदमी ने मेरे पापा का नाम लिया था। कहने लगा, हमें महेश जी से मिलना है। मैंने कहा, पापा तो इस वक्त अपने काम पर होते हैं। मेरे मुंह से पापा सुनकर शायद उन्हें विश्वास नहीं आया था कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा हुलिया ही कुछ ऐसा था।
खैर मैंने घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी माँ ने ही दरवाज़ा खोला था और बड़े ही गुस्से से खोला था। जानती थी कि दरवाजे पर मैं ही होंगी। इससे पहले कि मेरी माँ की डांट फटकार मुझ पर शुरू हो जाती, सामने मेहमानों को देखकर मेरी माँ एकदम रुक गई थीं। शायद वो उन्हें जानती थीं। माँ ने मुझे नज़रों ही नज़रों में डांटा था और घर के अंदर जाने का इशारा किया। मैं चुपचाप अंदर चली गई। वो लोग इटली से आए थे। वो अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे। अभी कुछ साल पहले ही इटली में शिफ्ट हुए थे। माँ बताती थी जब वो लोग हिंदुस्तान में थे तो वो भी हम जैसे ही मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन इटली में जाते ही उनकी तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। उनके पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ हो गया था। पापा रात को जब आए तो उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन मुझे मजबूरन घर पर ही बैठना पड़ा। माँ ने उन लोगों की मौजूदगी में मुझे घर से निकलने नहीं दिया था। मजबूरन मुझे उन लोगों के सामने खाना और नाश्ता भी रखना पड़ता था। एक दिन वो लोग अपने किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि घर में कैद रहते रहते अब तो मेरा दम घुटने लगा था। मेरा दिल मचलता कि मैं गली में चली जाऊं और बाहर खेलते बच्चों के साथ खूब उछल कूद करूं। लेकिन अम्मा की कहर बरसाती नज़रों के आगे मैं सहम जाती थी और मजबूरन घर में बैठी रहती। लेकिन आज जब वो लोग नहीं थे तो मुझे जैसे एक आज़ादी सी मिल गई थी। दोपहर को सोने के लिए जैसे ही अम्मा अपने कमरे में गईं, मैं जल्दी से दबे पांव घर से निकल गई। मुझे देखकर गली के वो आवारा लड़के बड़े खुश हो गए थे। अभी 1 ही घंटा उनके साथ खेलते हुए मुझे गुजरा था जब मुझे एक लड़के ने बताया कि मेरे पापा 3D गेम लाए हैं जो टीवी पर खेला जाता है। मुझे भी वो गेम देखना और खेलने का बहुत शौक हुआ। मैं भी और लड़कों के साथ उस लड़के के घर चली गई। लेकिन जब मैं उसके घर में दाखिल हुई तो उनका घर और ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली था। ना उस लड़के की माँ घर पर थी और ना ही उसकी बहनें घर में थीं। इस वक्त घर में कोई नहीं था, पूरा घर सुनसान पड़ा था। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो कहने लगा किसी रिश्तेदार से मिलने गए हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा सहम गई थी। मैंने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन वो कहने लगा, अरे रुको तो सही पायल, कम से कम वो 3D गेम तो देखकर जाओ। ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक कमीनगी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं पीछे हटने लगी। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। पीछे हटते हटते मैं दूसरे लड़के से टकराई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मैं पीछे पलटी तो वो लड़का भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। ये 3 लड़के थे। मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ आकर मैंने गलती की है। मैं वापस जाने लगी तो उसी लड़के ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे कमरे में ले जाने लगा। मैं उससे अपना बाजू छुड़वाने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है। लेकिन वो नहीं माना, मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया। मैंने बहुत चाहा कि उससे अपना हाथ छुड़ा लूं, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मैं अकेली थी और वो 3 हट्टे कट्टे लड़के थे। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और वो उम्र में 18-19 साल के थे। वो लड़का मेरी इज्जत को बर्बाद करके जा चुका था। कमरे से बाहर चला गया, उसके बाद दूसरा लड़का और फिर तीसरा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत न थी कि मैं खुद से चल फिर सकती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तीनों लड़के मुझे डराने धमकाने लगे कि अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो तुम पर ही झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें ही झूठा साबित कर देंगे। मैं अपने बेजान शरीर के साथ मरे मरे कदमों से बाहर निकली थी। पूरी गली में सन्नाटा था। मैं अपने घर के खुले दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही मेरी माँ खड़ी थी। मेरी बिखरी हालत देखकर उनके चेहरे की रंगत उड़ी थी। वो तेजी से भागती हुई मेरी तरफ आई थी। मेरे पास आई, मेरे बहते आंसू देखकर मुझसे पूछने लगी, पायल क्या हुआ है? लेकिन मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही कहाँ थे कि मैं उन्हें अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाती। मैं अपना सब कुछ गवा चुकी थी। माँ की बात न मानने का नतीजा था जो मैं भुगत चुकी थी। काश ये बात दिमाग में पहले बिठा लेती तो आज मेरी इज्जत मेरे पास होती। लेकिन मैंने अपनी मनमानी की थी और अपना सब कुछ खो चुकी थी। अगले ही पल मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझे कमरे में ले गईं। मैंने रोते हुए उन्हें सब बता दिया। मेरी बात सुनकर मेरी माँ चीखें मारने लगीं, अपना सर पीट पीट कर रोने लगीं। कहने लगीं, ये तूने क्या कर दिया पायल? साथ ही साथ वो मुझे कोसे जा रही थीं। कहने लगीं, मैं तुझे कितना मना करती थी कि मत जाया कर बाहर। तू मासूम है, नादान है, लोग तेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेंगे। आज का ज़माना बहुत ख़राब है। ऐसा ज़माना नहीं है कि जवान लड़की बाहर निकल कर लड़कों के साथ खेले, वो भी गली के आवारा लड़कों के साथ। लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। तेरे बाप को अगर ये पता चल गया तो वो मुझे ही जान से मार डालेगा कि मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा।
मैं गुमसुम होकर सब कुछ सुनती रही। मुझे नहीं पता था कि समय कभी मुझे जिंदगी की ये कड़वी हकीकत भी दिखाएगा। बचपन साथ गुजारने वाले मेरे साथ ही घिनौना खेल भी कर जाएंगे। मैं तो बचपन से ही उन लड़कों के साथ खेलती आ रही थी, इसीलिए मैं उन पर पूरा पूरा विश्वास करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन लड़कों के अंदर भी एक भेड़िया छुपा हुआ है, जो मौका देखते ही मुझे नोच डालेगा। मेरी माँ मेरी फूटी किस्मत पर रो रही थीं कि तभी बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछे और मुझसे बोली, खबरदार, जो तूने ये बात अपनी जबान पर लाई, किसी से कुछ मत कहना। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपनी गलती और अपनी माँ की बात ना मानने पर जितना पछताती उतना ही कम था। लेकिन मेरी आजमाइशें यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थीं। 2 दिन तक मैं बुखार में पड़ी रही। मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी थी। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पापा भी मेरा बहुत ख्याल रखते। उन्हें यही लगता था कि मुझे बुखार है तो कभी मेरे लिए फल लाते और खुद काट कर मुझे खिलाते। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था कि क्यों अपनी माँ की बात को मैंने इतना गैर जरूरी समझा था। पापा के दोस्त अब तक यहीं थे। मैं जब कुछ ठीक हुई तो घर के काम काज में माँ का हाथ बटाने लगी थी। उन्हीं दिनों पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरे पापा कहने लगे, अभी तो पायल बहुत छोटी है, अभी हम इसकी शादी नहीं कर सकते, अभी इसकी उम्र ही क्या है, 16वें साल में कदम रखा है इसने। लेकिन पापा के दोस्त कहने लगे कि अभी मंगनी कर देते हैं, बाद में शादी कर लेंगे। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पापा को राजी कर लिया कि अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते और मंगनी की कोई अहमियत नहीं होती। आज ये लोग मंगनी कर लें और हमारी बेटी इनके लड़के के नाम पर बैठी रहे, और कल को इनके लड़के को कोई और लड़की पसंद आ जाए तो ये रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि मंगनी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। रिश्ता अच्छा है, इसीलिए मैं तो कहती हूँ जो कुछ करना है अभी के अभी कर देते हैं, चट मंगनी और पट बिहा। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं खूब रोई थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने तो कभी अपनी जिंदगी को भी सीरियस नहीं लिया था। हर वक्त मौज मस्ती करती रहती थी, पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। 9th क्लास पास करने के बाद अब 10th क्लास में एडमिशन लेने ही वाली थी कि ये कांड मेरे साथ हो गया था। मैंने रो रो कर अपनी माँ से कहा कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं आप लोगों के साथ रहना है। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है, अगर इस बात की जानकारी मोहल्ले में किसी को हो गई तो तुम बदनाम हो जाओगी, फिर कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप खामोशी से विदा होकर अपनी ससुराल चली जाओ। और खबरदार, जो ये बात अपने मुंह से निकाली, ये एक हादसा समझकर भूल जाना और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ना। एक बार अपनी माँ की बात ना मानकर मैं बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी थी, इसलिए मैं अब और कोई गलती नहीं करना चाहती थी। माँ के समझाने पर मैं भी खामोश हो गई। खैर, मेरी शादी बहुत ही सादगी से पापा के दोस्त के बेटे से हो गई। उसका नाम जागृत था। मेरे पापा ने मेरी शादी और दहेज के लिए जो भी पैसे इकट्ठे कर रखे थे वो सब अपने दोस्त के हाथ में दे दिए। कहने लगे, इटली जाकर मेरी बेटी जो जो पसंद करे वो उसे खरीद कर दे देना। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसके अगले दिन ही मेरी विदाई भी हो गई। रात की फ्लाइट से ही हम लोग इटली के लिए रवाना हो गए थे। मेरे लिए यहाँ का माहौल बहुत अलग था, देश अजनबी था। फिर जो चोट मैं खाकर यहाँ तक पहुँची थी, मेरी सारी शौखी और चंचलपन ख़त्म हो चुका था। जागृत भी अपने आप में रहने वाला लड़का था। हमारे बीच वो मोहब्बत, वो प्यार ना था जो कि आम तौर पर पति पत्नी के बीच में होता है। पहली रात ही उसने मुझसे कह दिया कि देखो, तुम अभी बहुत छोटी हो और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम मेरे माँ बाप को पसंद थी और उन्होंने जल्दबाजी में मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। तुम मेरी पसंद नहीं हो, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। हालांकि उसने मुझसे रिश्ता बनाया था, अपना हक भी वसूल किया था और करवट लेकर सो गया था। मैंने भी सोचा था शायद समय के साथ साथ वो मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। जिस घर में मैं ब्याह कर आई थी वो एक छोटा सा फ्लैट था। हालांकि मेरे ससुर और सास मेरे घर वालों के सामने यही कहते थे कि उनका एक बड़ा सा बंगला है और वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला था। मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन जागृत मुझसे कहने लगा कि तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने शहर की सैर करवाने के लिए ले जाऊंगा। आज तो जागृत का मूड भी अच्छा लग रहा था। मैं भी खुश हो गई। मेरी सास ने मुझे एक खूबसूरत सा ड्रेस दिया था। कहने लगी, अच्छे से तैयार होकर जाना। मैं भी खूब दिल लगाकर तैयार हुई थी। शाम को जागृत के साथ चली गई। उसने मुझे पूरा दिन शहर की रंगीनियाँ दिखाई थीं। रात का खाना खिलाने वो मुझे एक अच्छे से होटल भी ले गया था। मैं बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी मेरी ज़िंदगी में भी अब सुकून आ चुका है, लेकिन शायद मैं इतनी खुश नसीब ना थी।
खाना खिलाने के बाद जागृत मुझसे कहने लगा, इसी होटल के ऊपर कमरे में लोग रात को समय गुजारते हैं। मेरा एक दोस्त भी इसी होटल के कमरे में है और मुझे उससे कुछ काम है। मैं बस अभी 2 मिनट उससे मिलकर वापस आ जाऊंगा। मजबूरन मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा। जागृत आज बहुत खुश था, इतना कि उसके चेहरे पर उसकी खुशी साफ जाहिर थी। मैं भी खुश थी। मैंने सोचा था कि पिछली गुजरी जिंदगी की सारी तकलीफें और कड़वाहटों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। जागृत के साथ खुश रहने की कोशिश करूंगी। इसी सोच विचार के साथ मैं जागृत के साथ होटल के उस कमरे के बाहर खड़ी थी जहां उसका दोस्त ठहरा हुआ था। जागृत ने कमरे पर दस्तक दी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सामने एक इटालियन लड़का खड़ा हुआ था। दुबला सा शरीर, गहरी सांवली रंगत वाला लड़का जागृत का ही हमउम्र था। मुझे उसने बड़ी ही बेबाक नजरों से सर से पैर तक देखा था और फिर पीछे हट गया। मैं जागृत के साथ ही उस कमरे में दाखिल हुई थी। वो एक आम सा होटल था और उस कमरे में भी सिवाय एक बेड के और 3 सीटर सोफे के अलावा कुछ भी न था। उसने हमें सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद बेड पर बैठ गया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर वो जागृत का दोस्त था तो उसने दूसरों की दोस्तों की तरह उससे घुला मिला क्यों नहीं था, बल्कि उससे अजनबियों की तरह बात कर रहा था। ना ही जागृत उसको देखकर खुश था और ना ही वो लड़का जागृत को देखकर खुश हुआ था कि जैसे पुराने दोस्त आपस में गले मिलकर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस लड़के की तेज नजरें मेरे ऊपर ही जमी हुई थीं। वो बस मुझे ही देखे जा रहा था। उसकी ऐसी बेबाक नजरें मुझे अपने शरीर पर आर पार होती महसूस हो रही थीं। मैं इस कदर उलझन का शिकार थी कि जागृत से कह दूं कि मुझे यहाँ से वापस ले चलो। मैं पूरी की पूरी जागृत के साथ लग गई थी। मैंने कुछ महीने पहले जो दर्द अपने शरीर पर सहा था, वही हवस मुझे उस लड़के की नज़रों से महसूस हो रही थी। मुझे लगा मैं फिर से उसी तकलीफ से गुजरने वाली हूँ। मेरे होश तो उस समय उड़े जब उस लड़के ने जेब से पैसे निकाल कर जागृत की गोद में फेंके। न जाने वो लड़का अपनी जबान में क्या कह रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे खतरे की घंटी सुना रही थी। जागृत की आंखों में नोट देखकर चमक उभर आई थी। जागृत ने पैसे पकड़े और खड़ा हो गया। मैं भी उसके साथ खड़ी हो गई और उसे मजबूती से बाजू से पकड़ लिया। न जाने मेरे अंदर कैसा अनजाना सा डर बैठा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उस इटालियन लड़के ने बड़े ही बेशरम अंदाज से मेरा हाथ पकड़कर मुझे जागृत से पीछे किया था। फिर टूटी फूटी हिंदी में कहने लगा, तुम अब हमारा है, हमने तुम्हारा पैसा भरा है। ये शब्द मेरे दिल को तड़पाने के लिए काफी थे। मैंने जागृत को बड़े अविश्वास से देखा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, क्योंकि जागृत मुझे छोड़कर बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। मैंने कहा, जागृत तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हो? मेरी बात सुनकर जागृत ने पलटकर मुझे देखा। कहने लगा, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं था। जो भी रिश्ता था मजबूरी और जबरदस्ती का रिश्ता था। मैंने कभी तुम्हें दिल से अपनी पत्नी माना ही नहीं था। मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग अपनी जिंदगी से बाहर निकालता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और शायद तुम्हें नहीं पता, तुम भी उन पेपरों पर साइन कर चुकी हो। वो मुझ पर एक आसमान गिराकर जा चुका था। मैं उसे हक्का बक्का देखती रह गई। वो मुझसे धोखे से तलाक के पेपरों पर साइन भी ले चुका था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? कैसे मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकता था? पति था वो मेरा और मैं पत्नी थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकारने लगी, लेकिन उस लड़के ने मेरी कलाई बड़ी मजबूती से पकड़ी हुई थी। मैं अपनी कलाई छुड़वाने लगी। पहले तो वो मुझे रोकता रहा, लेकिन जब मैं बेकाबू होने लगी तो उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। मैं बेड पर जाकर गिरी थी। मेरे लिए एक दर्द भरी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। जागृत और उसके माँ बाप का यही तो काम था। वो हिंदुस्तान जाते और अपने जान पहचान वालों से ये कहते कि वो लोग इटली में बहुत पैसा कमा चुके हैं। उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनकी बहन बेटियों से अपने बेटे की शादी करते और इटली में लाकर उन्हें बेच देते थे। मेरी माँ मेरी गलती की वजह से डरी हुई थी। मेरी इज्जत बचाने के चक्कर में जल्दबाजी कर गई। मेरा बाप भी दोस्ती के पवित्र रिश्ते पर बेवकूफ़ बन गया और मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। मुझे अब अपने शरीर से ही घिन आने लगी थी। मुझसे अब जिस्म फरोशी का काम लिया जाने लगा, जो मेरी रूह तक को छलनी कर देता था। बहुत ही तकलीफ भरा होता है हर रात एक नए मर्द के साथ गुजारना, खास तौर पर ऐसी लड़की के लिए जिसने घरेलू माहौल में परवरिश पाई हो। मैं खून के आंसू रोती थी। अपने उस समय को याद करती जब मैं छोटी थी। मेरी माँ मुझे हर समय टोकती रहती थी कि लड़कियों का बाहर जाकर लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनी थी। अपनी हर बात जिद करके मनवा लेती थी।
इकलौती थी इसलिए मेरी जिद को माना जाता था। मेरे पापा मेरी कोई बात नहीं टालते थे, बल्कि मेरी माँ को भी डांट देते कि पायल से कुछ मत कहा करो, मेरी बेटी नहीं बेटा है मेरा। अपने पापा के मुंह से खुद को बेटा सुन सुनकर मैं खुद को उनका बेटा ही समझना शुरू कर चुकी थी। मेरे पापा ने मुझे गुड़िया लाकर देने की बजाय बैट बॉल लाकर दिया था, इसीलिए मैं घर से बाहर गली में बैट बॉल खेलने लगी थी। उस समय वो लड़के भी बाहर गली में क्रिकेट खेलते थे, मुझे देखकर मेरे साथ खेलने लगे। तब उनके साथ खेलते खेलते मैं भी उनके रंग में रंगती चली गई। पता ही नहीं चला, मुझे एहसास तो उस समय हुआ जब मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मेरे माँ बाप जल्दबाजी करने की बजाय पूरी पूछताछ करते, पूरी छानबीन निकालते और मेरी शादी जिससे कर रहे हैं और वो असल में क्या है ये पूरी जांच पड़ताल करते, तो आज मेरी ज़िंदगी यूँ बर्बाद ना होती। अब इस तकलीफ भरी ज़िंदगी से मैं तंग आ चुकी थी। मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसीलिए जब उन लोगों का मुझ पर विश्वास हो गया तो मैंने भी एक पक्का फैसला कर लिया। अब वो लोग मुझे होटल का नाम और कमरा नंबर ही बताते थे, जहाँ मेरी रात की कीमत मेरा मालिक पहले ही वसूल कर चुका होता था। लेकिन इस बार मैं वहाँ जाने की बजाय बस अड्डे पर चली गई, अपने लिए टिकट खरीदी और मैं उसमें बैठ गई। मैंने बड़ी सी चादर से खुद को छुपा रखा था, अपना चेहरा भी छुपा रखा था। मैं नहीं जानती थी मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास था शायद अब मैं पाप से बच जाऊंगी। बस जहाँ जाकर रुकी थी मैं भी वहीं उतर गई। पास के ही एक मोहल्ले में चली गई। मैंने सोचा किसी के घर नौकरी कर लूंगी ताकि इज्जत की रोटी कमा सकूं। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक नौजवान लड़के ने खोला था। मैंने कहा मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर के सारे काम आते हैं। वो कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें भी एक कामवाली की ज़रूरत है, लेकिन देखो मैं घर पर अकेला रहता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा सी गई थी। जो दर्द जो तकलीफ मैं सहकर आई थी, कैसे किसी मर्द पर भरोसा कर सकती थी। मैंने काम करने से मना कर दिया। वो लड़का कहने लगा कि मैं पूरा दिन घर से बाहर होता हूँ, बस रात को ही वापस आता हूँ। सारा दिन तुम घर पर अकेली रहा करोगी, घर के कामों के साथ साथ तुम्हें खाना भी बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने इनकार कर दिया। मैंने उसी गली के अलग अलग घर के दरवाजे बजाकर काम मांगना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। वो लड़का अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हाथ बांधे मुझे ही देख रहा था। दोपहर का समय था। मैं थक हार कर वहां से वापस जाने लगी कि किसी दूसरे मोहल्ले में काम ढूंढ लेती हूँ कि तभी एक गाड़ी वहां से गुजरी थी। लेकिन कुछ दूर जाकर वो गाड़ी रुक गई और बैक होकर पीछे आई थी। जब उसका शीशा किसी ने नीचे किया तो उस आदमी को देखकर मेरी आत्मा ही कांप उठी थी। वो तो उसी गिरोह का आदमी था जिसके अड्डे पर मैं काम करती थी। शायद वो लोग मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। मैं खूबसूरत थी, कम उम्र थी। ग्राहक मुझे देखते ही पहली नज़र में ही पसंद कर लेते थे। उनके लिए मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो कैसे मुझसे हाथ धो सकते थे। इससे पहले कि वो लोग मुझ तक पहुंचते और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ उसी गंदी जगह पर ले जाते, मैं वहां से भागने लगी। उस वक्त एक ही घर का दरवाजा खुला था जहां वही नौजवान लड़का खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। उसने जब मुझे इस तरह भागते देखा तो मुझे अपने घर आने के लिए कहने लगा। मैं भागकर उसके घर चली गई। मुझे यूं बदहवास देखकर मुझसे पूछने लगा कौन है ये लोग, क्योंकि वो गाड़ी भी अब वहीं उसी के घर के दरवाजे के पास तक पहुंच चुकी थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा भगवान के लिए मुझे बचा लो, ये लोग मुझसे जबरदस्ती गलत काम करवाते हैं। मेरी बात सुनकर उसने मुझे घर के अंदर जाने का इशारा कर दिया और खुद घर से बाहर निकल कर दरवाजा बंद करके चला गया। मैं नहीं जानती थी उस लड़के ने उन लोगों को क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन वो लोग जा चुके थे। वो लड़का जब अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगा अब आप निश्चिंत रहें, ये लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं काम कर लूँगी। मुझे यही डर था अगर मैं बाहर गई तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। वो लड़का एक हिंदुस्तानी लड़का था और बहुत ही शरीफ इंसान था। दिन भर वो घर से बाहर रहता था और मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती, कमरा भी अंदर से बंद कर लेती। मुझे मर्दों से डर लगने लगा था, लेकिन उस लड़के ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, मुझसे बात भी नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता। एक दिन सुबह उठी तो अपने काम पर नहीं गया था, अपने कमरे में करहा रहा था। मुझे लगा शायद बीमार है, इसलिए उसके कमरे में चली गई। देखा तो वाकई अपने बेड पर लेटा करा रहा था। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया और उसे दवा खिलाई। मैं उसकी सेवा करती रही। जल्दी ही वो ठीक हो गया था। एक दिन कहने लगा पायल तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी सुना दी।
उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा, गलत तुम नहीं, गलत वो लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर तुम अपनी मर्जी से ये काम करती तब तुम मेरे काबिल नहीं थी, लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई थी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। इतने महीनों से तुम मेरे साथ रह रही हो, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं महसूस करता हूँ जैसे तुम हर वक्त रोती रहती हो। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। उसका नाम रियान था और बहुत अच्छा इंसान था। शादी के बाद उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। कभी उसने मुझे मेरे अतीत का ताना नहीं दिया। एक बार वो मुझे अपने साथ एक घर ले गया। वहां जाते हुए मैं बहुत घबरा रही थी कि कहीं ये आदमी भी धोखेबाज ना निकले और मुझे फिर से बेच न दे। लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, वहां बहुत से किन्नरों के बच्चे थे। उन्हें देखकर मेरी डर से जान निकली थी। रियान कहने लगा, डरो मत, मैं इन किन्नर बच्चों को पढ़ाता हूँ। असल में तो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं उस गिरोह को पकड़वा चुका हूँ जो उस दिन तुम्हें पकड़ने आए थे, और जहाँ तुमसे जिस्म फरोशी कराई जाती थी वो पूरा का पूरा गिरोह पकड़ा गया है। फिर कहने लगा कि इसीलिए मैं पूरा दिन घर पर नहीं होता। मैं पहले अपनी ड्यूटी देता हूँ, उसके बाद इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं इन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाना चाहता हूँ। रियान की बात सुनकर मैं खुश हुई थी कि मुझे इतना नेक सभ्य संस्कारी पति मिला था। इसके अलावा वो मुझसे प्यार भी बहुत करता था और मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए था। शायद भगवान ने मुझसे मेरी तकलीफ़ों और दर्द का मुझे फल दे दिया था जो इतने सालों से मैं सह रही थी। अब मैं भी रियान के साथ उन बच्चों को पढ़ाने लगी थी ताकि वो बच्चे गली और मोहल्ले में नाचने के बजाय इज्जत से कमाएंगे। मेरी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, सारे दर्द ख़त्म हो चुके थे। मैं रियान के साथ बहुत खुश थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। दोस्तों, कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दिया करें जिससे कि हमें पता लगे आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।